पहलवान तो अखाड़े में आ गए हैं, लेकिन कुछ और खेल हो रहा है। शोएब जमई, शोएब जमई जो टेलीविजन चैनलों का टीआरपी था, शोएब जमई को न्यूज रूम में भारत की एक राष्ट्रवादी एक शेरनी बेटी ने जम के कूटा, इसलिए कि उसने एक हिंदू से शादी कर ली हुई थी, उसके बेटे को नाजायज औलाद बता दिया। ये शोएब जमई जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल माफी मांग रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और समझने की जरूरत है, इन जिहादियों के उन्माद को, आपको उमर खालिद याद होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मास्टरमाइंड था, ये अरविंद केजरीवाल के ताहिर हुसैन के साथ साथ ये उमर खालिद दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था। इसके 100 दिन जेल में पूरे होने के बाद रवीश कुमार मैदान में आया और पूरा राग अलापा है। आज मैंने उस पर अलग से विश्लेषण किया है, लेकिन आपका एंगल मैं जानना चाहता हूं, इन रवीश कुमारों के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? आज तो मेरे मुताबिक, मैंने दिन में विश्लेषण किया है, मेरे मुताबिक रवीश कुमार पे राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। इसलिए बनता है कि यूएपीए में बंद एक व्यक्ति के पक्ष में इसने भारत सरकार को गाली दी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मुहिम चलाया। ये खेल क्या चल रहा है सर? हाँ मनीष जी, देखिए शोएब जमई पे भी आता हूँ। शोएब जमई के बयान ने इस देश को राणा प्रताप और राणा सांगा की याद दिला दी। पहले दर्शक जान लें, अभी मैं उस पर विस्तार से डालूंगा, बात करूंगा। लेकिन आपने जो रवीश कुमार की बात की मनीष जी, उस रवीश कुमार ने अपने उस कार्यक्रम में वो जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने फिर उसको पूरा देखा, उसका वीडियो। उसमें उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसका आज का नहीं, इसका देशद्रोहियों के साथ, इस देश के दुश्मनों के साथ इसके संबंध आज के नहीं, बहुत पुराने हैं मनीष जी, बहुत पुराने हैं, 3-4 दशकों से पुराने हैं। ये उन्हीं के सहारे पल रहा है। ये अपने उसी बयान में ये उसकी ठोस गवाही दे गया, ठोस गवाही दे गया मनीष जी। इसके बगल में जो बैठा था मनीष जी, वो उमर खालिद का बाप था, और उमर खालिद के बाप को बैठा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और दर्शक जरा ये जान ले कि उमर खालिद का बाप कहीं टीचर नहीं है, कोई कल्चर नहीं पढ़ाता। उमर खालिद का बाप सिमी का एक्टिव मेंबर था, सिमी का एक्टिव पदाधिकारी था। सिमी जो प्रतिबंधित संगठन था, देश में सैकड़ों आतंकवादी घटनाओं का दोषी था, जिस पर बैन लगाया था अटल जी की सरकार ने। ये उमर खालिद का बाप उस सिमी का बड़ा एक्टिव पदाधिकारी था। ये जेल भी काटा है इसने। और उसको अपने बगल में बैठा के मनीष जी रवीश कुमार कह क्या रहा था? रवीश कुमार कह रहा था, उसका नाम लिया था कि मैं भूल रहा हूं इस समय, कि ये जो है मैं तो इनसे तब से बहुत पहले से इनसे मिलता था, इनसे मार्गदर्शन लेता था। यानी सिमी के आतंकवादी प्रतिबंधित संगठन के एक पदाधिकारी से रवीश कुमार मार्गदर्शन लेता था। ये पत्रकारिता इसकी ये थी। तो अब सिमी के बारे में तो कोई बहुत स्पष्ट करने की जरूरत है नहीं, जरा दर्शक गूगल में ढूंढ लेंगे तो सैकड़ों आतंकवादी घटनाएं, एक दो नहीं सैकड़ों आतंकवादी घटनाएं। और उसमें समझिए जो बंबई में जो रेल लोकल ट्रेन में सीरियल बम विस्फोट हुआ था, 210 या 212 आदमी मर गए थे उसमें, वो घटना सिमी की। एक तरह से हिंदुस्तान में सिमी ही ऑपरेट कर रहा था, आतंकवादी आईएसआई का एजेंट बनकर। दूसरा कोई आतंकवादी संगठन था ही नहीं। एक छत्र इसका था, राजधानी एक्सप्रेस में बम विस्फोट जो हुए, सीरियल बम विस्फोट हुए, वो सब इसी की देन थी। उस सिमी के पदाधिकारी को बगल में बैठा के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कल 9 तारीख को। और उसके बाद ये कह रहा था कि मैं इनसे मार्गदर्शन लेता था, आज से नहीं बहुत पहले से लेता रहा हूं। और उसका कहा कि मेरे जैसे कई और भी थे, इसमें कई खैराती होंगे जो आजकल ये मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, नाम तो उसने नहीं लिया, लेकिन अपने लिए तो उसने बड़ा खुलकर कहा। तो ये समझ लीजिए कि सिमी के जो आतंकवादी संगठन है उसके बड़े खास मेंबर, मेन मेंबर में उसके लड़के की पैरवी में खुलकर उतरा था। तो इसने आज अपना संकेत तो मनीष जी दे ही दिया कि इसका ये जहां जो बैठा है बगल में, ये उमर खालिद का बाप है, और बता रहा कि ये बड़े इनसे हम लोग मार्गदर्शन लेते थे, बहुत बड़े ये नेता थे। तो ये अपने मुंह से ही इसने आज अपनी कलई खोल दी कि ये बहुत पहले से इसका मिलना जुलना, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से आईएसआई के एजेंटों से इसके बड़े पुराने संबंध है। ये उन्हीं से खुद ही कह रहा हमसे मार्गदर्शन लेते थे, ज्ञान लेते थे। तो इसके बाद कुछ कहना नहीं रह जाता। 17 मिनट का इसका वीडियो है, लोग लास्ट में इसका देख लेंगे, ये खुद स्वीकार रहा है इसको। और जो आपने कहा मनीष जी की ये आज की नहीं, ये फिर वही वाली बात आ जाती है। वो कभी कभी लगता है बड़ी अपने ऊपर खींच होती कि कितनी बार नाम लूं,
कि वास्तव में इस देश में कोई सूचना प्रसारण मंत्रालय है या इस सरकार का कोई ऐसा विभाग है जो कम से कम इस तरह के तत्वों पर कोई निगाह रखता है, उन पर कोई अंकुश लगाने का प्रयास करता है, या केवल एक जैसे वो डराने के लिए वो खेत में बिजूका नहीं टांग दिया जाता है, ये कुछ पक्षी अच्छी ना आवे, उस तरह का एक बिजूका बना के वो सूचना प्रसारण मंत्रालय इस देश में खड़ा है कि चाहे जो जैसा करे, चाहे जो जैसा करे, मनमानी करे, किसी के ना कोई अखबार के ऊपर कार्रवाई होगी, ना किसी चैनल पे कार्रवाई होगी, ना इस तरह के किसी आदमी पर कार्रवाई होगी। हाँ, मनीष कश्यप नाम का कोई आदमी अगर 1700 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा तो उसको यूएपीए में भी अगर बंद करा दिया जाएगा तो भी हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो कुंभकर्ण की को भी मात देगा। मतलब होड़ लगी हुई है कि कुंभकर्ण की नींद कुंभकर्ण की ज्यादा गहरी थी या इस देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ज्यादा गहरी नींद है, ये दर्शकों को ये पहली सुलझानी पड़ेगी। तो ये तो इसका ये बिल्कुल सर, इसीलिए जरूरी है कि आप देखेंगे ये जो फ्रेम है, इसमें चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, मैं उसका मेंबर हूं और वहां जाना होता है, इसमें से एक भी पत्रकार का मैं चेहरा नहीं जानता। ये सब यूट्यूबर्स हैं, मतलब नेशनल मीडिया से कोई नहीं आया। इसका मतलब है रवीश कुमार को जब मैं सुबह कर रहा था विश्लेषण, 2-3 घंटे में 10 लाख लोग देख चुके थे इसके वीडियो को। ये सब यूट्यूबर्स हैं। आज के डेट में ये सब कहां कहां जाएंगे और ये रवीश कुमार की बात जो है वो भारत के खिलाफ दुनिया भर में एक षड्यंत्र होगा। इसने कुछ पुराने वॉशिंगटन पोस्ट और इन सब के हवाले दिए और ये कहा कि इसमें मुझे सुनने के लिए कोई नेशनल मीडिया नहीं आया। ये अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है, लेकिन हम और आप इसलिए कह रहे हैं कि ये इतने यूट्यूबर्स हैं, ये सब यूट्यूबर्स हैं जितने आप दिख रहे हैं, कोई टीवी चैनल नहीं है यहाँ पे सर, सब यूट्यूबर्स हैं ये। और इस एजेंडे के लिए रवीश कुमार को प्रेस क्लब में बुलाया। आपने कहा कि वो सीमी का मेंबर रहा हुआ है, जो उमर खालिद का, उस उमर खालिद पर यूएपीए का मुकदमा चल रहा है और उसे बेल हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी के साथ दे दिया कि सजा दी कि ये मास्टरमाइंड है। तो ये सरकार के खिलाफ नहीं है, तो सर कोर्ट के खिलाफ सीधे अवमानना कर रहा है। जिस देश की सुप्रीम अदालत ने सजा दी उसकी अवमानना कर रहा है। राष्ट्रद्रोह के साथ तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है। नहीं मनीष जी, ये देखिए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मैंने निकाल ली है कि एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ज्ञान में भी इलीगल कमीशन कंस्टिट्यूटेड लिए द पॉलिटिकल विंग ऑफ जमाते इस्लामी हिंद JEIH, he SQR Ilyasi, who happens to be father of genuine activist and Delhi anti-CAA rights, accused उमर खालिद का बाप था। और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है इसके बारे में। ये CAA के आंदोलन में भी था, ये शाहीन बाग वाले आंदोलन में भी था, ये हर जगह कूदता है। ये सिमी इसका है, अब ये दूसरे नाम से करता है और रवीश कुमार के बगल में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। इसका नाम जो है SQR इलियासी है इसका नाम। तो बिल्कुल, और इसने नाम लिया, खूब महिमा मंडन किया इलियासी का इसने। तो ये तो अब इसके बाद भी अगर इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो फिर वही वाली बात है कि हम लोग कितनी बार कहें, खुद पे शर्म आने लगती है कि क्या चिल्लाएं इनके ऊपर। आते हैं मनीष जी जरा दूसरे के ऊपर। ये तो ये एक ओपन एंड शट केस है। अब मामला सारा सरकार के पाले में है, इनके साथ कैसे पेश आती है इस सरकार को तय कर रहा है। मगर मनीष जी जो उसकी बात कर रहे हैं, मगर जो मनीष जी शोएब जमई ने भी कहा है उस पर मनीष जी भाजपा को शर्म आनी चाहिए। जी जी हाँ, नहीं इसको दिखाने की जरूरत नहीं, दर्शक इसको खूब सुन चुके होंगे। ये PhD विंग तो क्या आज इसने जो मनीष जी इसका जो वीडियो चल रहा है उसमें 2 बातें ऐसी कही है कि उसमें भाजपा को शर्म आनी चाहिए और करना। जब नूपुर शर्मा ने तो कोई एक सच बोल दिया था तो नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया नड्डा साहब ने। बिल्कुल एकदम जाओ तुम अपना भगवान भरोसे जाओ, तुमसे पार्टी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसने मनीष जी ये छोड़ दीजिए जो इसको सुबोही खान ने मारा है, पूरा देश उस पर बड़ा प्रसन्न है। मैं जरा दूसरी बात कर रहा हूँ। इसने 2 बातें कही है मनीष जी। इसने कहा भाजपा आतंकवादी को सांसद बनाकर संसद में भेजती है, फिर उसने खुलकर कहा कि साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है। ये इसने कहा, इसका वीडियो देखा होगा, मैंने आपको लिंक भेजा था।
और दूसरा मनीष जी, साध्वी प्रज्ञा के अलावा इसने कहा कि प्रताप सारंगी जो 2019 में जो कैबिनेट में शामिल किया था नरेंद्र मोदी ने जिनको, उनके लिए इसने कहा कि ग्राहम स्टेन्स का हत्यारा है वो आदमी, उसने ग्राहम स्टेन्स की हत्या की। ये प्रताप सारंगी या साध्वी प्रज्ञा की बात नहीं है मनीष जी, ये पार्टी के ऊपर सीधे सीधे कीचड़ है, कालिक पोती गई है। इस कालिक को पोंछने की कोई कोशिश करेगी सरकार, ये भाजपा, ये कि ये साधु की तुमने या तो शोएब जमी बिल्कुल सच बोल रहा है कि तुमने आतंकवादी को संसद में भेजा, और एक ग्राहम स्टेन्स के हत्यारे जो वो कह रहा है कि प्रताप सारंगी जो थे, जो उड़ीसा से जिनको मंत्री बनाया था, उसको वीडियो में बड़ा साफ बोला मनीष जी, इस पे ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन दो मुद्दों पर तो इसको तत्काल बंद किया जा सकता है। लेकिन नहीं, भाजपा भी सो रही हो, देखा जाएगा 2024 में नरेंद्र मोदी जिताएगा। पार्टी में चाहे जितना थूको, सरकार में चाहे जितना थूको, सरकार में चाहे जितनी काली कुड़े लो, प्रधानमंत्री भी काली कुड़े लो, पार्टी बुड़े लो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये बहुत गद्देदार एयर कंडीशन कमरों में है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसका वीडियो 2 दिन से मनीष जी घूम रहा है, और उनको प्रताप सारंगी को सब लोगों ने देखा होगा, साइकिल पे चलने वाले बहुत साधारण आदमी, वो मुकदमा करे तो करे, पार्टी को कोई लेना देना नहीं है इससे। साध्वी प्रज्ञा जो व्हील चेयर पे है, वो साध्वी प्रज्ञा को शोएब जमी ने गाली दी, उससे पार्टी का क्या लेना देना। उस पर नड्डा साहब को बुरा नहीं लगा, नूपुर शर्मा पे बड़ा बुरा लग गया था। नूपुर शर्मा पे इतना बुरा लग गया था कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे और नूपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो ये मनीष जी, शोएब जमी ने कायदे से एकदम ब्लैंक चेक काटा है। इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर इसको शिक्षकों के पीछे होना चाहिए। इसने हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ कहा हो तो खैर वो अभी उस पर बात करता हूं, लेकिन जो सीधे सीधे इसने हत्यारा कहा है उन प्रताप सारंगी को और ये साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी, तो क्या कार्रवाई करती जरा देखते हैं सरकार क्या कार्रवाई करती है, और पार्टी को शर्म आती है कि नहीं। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, लेकिन पार्टी को कुछ शर्म आती है कि नहीं, ये जरा देखने वाली बात है। अब जरा मनीष जी, शोएब जमी ने जो एक और बात बोली है, उसने कहा 25 करोड़ वहां से आ जाएंगे, 25 करोड़ वहां से आ जाएंगे, 25 करोड़ यहाँ से आ जाएंगे, और जब 75 करोड़ हम लोग हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। और बाबा से सीधे सीधे बागेश्वर बाबा को छोड़कर उसने सीधे सीधे हिंदुओं को लगा कि लंगोटी पहन के भागना पड़ेगा। तो मनीष जी जरा इस शोएब जमी को याद दिला दूं, इसको याद दिलाना बड़ा जरूरी है कि मनीष जी जब तीनों एक थे, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी एक, तो यहाँ वाले भी छाता, कराची बरस रहा था, छाता यहाँ लगा रहे थे। ये जब एक थे तो हिंदुस्तान की सेना ने मारते मारते सुअर बना दिया था, और एक बार नहीं, सुअर बनाने की हैट्रिक बनाई थी। पहले 1948 में सुअर बनाया, फिर 1965 में सुअर बनाया, फिर 1971 में सुअर बनाया, और ऐसा सुअर बनाया कि 90,000 यहाँ आकर रोटी तोड़ते रहे, भारतीय सेना के बूट में अपना भोजन करते रहे साल भर तक। वो तो इंदिरा गांधी का क्या कहा जाए, उनको कर दिया, नहीं तो उनसे यहाँ मैला साफ कराया जाता। जब बांग्लादेश पाकिस्तान सब एक थे, तो शोएब जमी अपनी गलतफहमी दूर कर ले। और जरा एक और तथ्य मनीष जी बता दूं, आज शोएब जमी ने एक ऐसे पुरानी याद दिला दी, जरा वो भी याद दिला दूं जिसपे कोई नहीं बोलता। इन वामपंथी झूठों, मक्कारों, इतिहासकारों के कारण ये शोएब जमी ऐसे पागल जहर उगलते हैं। जरा इसकी ताकत समझ लें मनीष जी। इनका बाबर, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का तो कोई परसेंटेज ही नहीं निकल पाएगा। राजस्थान, केवल राजस्थान की जो भूमि है, क्षेत्रफल है, उस भूमि का केवल 4% है मनीष जी मेवाड़। दर्शक इस बात को समझ लें कि राजस्थान की जो क्षेत्रफल है उसका केवल 4% है मेवाड़, और राणा सांगा ने बाबर के भूसा भर दिया था। ये अगर आप इतिहास पढ़ें तो राणा सांगा कहीं बाबर उनको हरा नहीं पाया था, गद्दारी से उनके साथ गद्दारी की गई थी, वो अपनी मौत मरे थे। ये राणा सांगा का इतिहास है। जो अकबर का बाप था बाबर, वो उनको वो जो छोटी सी रियासत उसने इनके पानी भर दिया था। उसके बाद मनीष जी महाराणा प्रताप, अकबर जिंदगी भर लड़ता रहा, जिंदगी भर लड़ता रहा, राणा प्रताप को हरा नहीं पाया था, वो दगाबाजी में उनको मार नहीं पाया था उनको, वो उसको नाक से पानी पिलाते रहे। एक मनीष जी असम में वो लचित बोरफुकन, छोटी सी साम्राज्य, जिसको ये बड़ा क्या कहूं उसको, जो अपने शाह आलम वो पूरी दुनिया का सम्राट बताते हैं, औरंगजेब, उसने मारा तो औरंगजेब को एक नहीं 2-2 3-3 बार खदेड़ा आसाम से।
शिवाजी महाराज, इतिहास बड़ा भरा पड़ा है, लेकिन कम्युनिस्टों ने ऐसी काली पोती की इनके जैसों के दिमाग खराब हो गए। मगर अभी ताजा तो सबको याद है कि सन 1948, 65, 71, तो ये कौन सा गांजा पी के इस तरह की बातें कर रहा है? ये कौन सा गांजा पी के कि 75 करोड़ हो जाएंगे तो ये कर देंगे? अरे मनीष जी, केवल ये है कि आजादी से पहले 400, 565, 63 टुकड़ों में हम बटे हुए थे, उसका इन्होंने लाभ उठाया, और जिस दिन से हिंदुस्तान एक हुआ है तो इनको लगातार मार मार के सुअर बना रहा है। 48 में बनाया, 65 में बनाया, 71 में बनाया, 99 में बनाया, और नरेंद्र मोदी आ गए तो सर्जिकल स्ट्राइक में सुअर बनाया, फिर एयर स्ट्राइक में सुअर बनाया, और अब तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा सुअर बना दिया जो जिसको मैला भी नहीं मिल रहा, मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं सड़क पे, 1-1 किलो आटे के लिए लड़ रहे, मर रहे हैं। ये हालत कर दी है अकेले नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक होकर संदेश दे रहा है। तो ये शोएब जोई को किसी पागल खाने में जाके अपना इलाज कराना चाहिए, किसी वही 72 हूरों और जन्नत में कहीं इसका दिमाग घूम रहा है। धरती पर ये नहीं, इसको सच नहीं दिखाई दे रहा कि सच क्या है। और ये हिंदू, अब तो खुलकर कहूं कि ये हिंदू, ये हिंदुस्तान की सेना, ये किस तरह से 47 से लेके 2023 तक किस तरह से सुअर बना रही है लगातार मार मार के, इसकी समझ में नहीं आ रहा। सर समझ में तो अब आ रहा है। अब ये कहने लगा है कि हिंदुस्तान और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा दोस्त नहीं। ये पहले कभी नहीं कहता था। क्या आपको भी लगता है कि योगी का डर लगने लगा है, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो नोएडा में हुई है, वो यूपी के दायरे में है, वो अमित शाह के दिल्ली से बाहर है। तो आजकल शोएब जमई नहीं, नोएडा में तो मनीष जी मारा गया है ना, नोएडा में मारा गया है। बयानबाजी तो इसने दिल्ली में की है, वो तो नहीं सर, तो बयानबाजी दिल्ली में हुई, लेकिन आप यदि पढ़ते हैं कहीं बाहर, ये सोशल मीडिया पर लिखा गया है, तो केस तो रजिस्टर्ड कहीं भी हो सकता है। जैसे राज ठाकरे के खिलाफ हमारे मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हो जाता है और यहाँ से कोर्ट वारंट भेज देती है, तो हमारा नीतीश कुमार तो कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन योगी यदि मूड में आ गए तो आजकल योगी जो मैं कह रहा हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा देश नहीं, इससे तो हिंदुस्तान से नफरत था, हिंदुओं से नफरत था। नहीं मनीष जी, उदाहरण के साथ बता दे रहा हूँ कि ये इसकी तो कोई औकात नहीं है, ये तो टके का 3 है, सड़क छाप है। ये बड़ी कृपा इन दिल्ली के दलालों की है कि इसको बैठालते हैं 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, इसका मुजरा करवाते हैं, हिंदू विरोधी मुजरा कराते हैं। पता नहीं किससे पैसा मिलता है जो इस तरह ये शोएब जमी जैसों को ला के बैठा देते हैं, सड़क छाप गुंडे 2 टके के। लेकिन मनीष जी यूपी में, अरे यूपी में जरा उदाहरण दे दो जो हो चुका। एक आया था सोमनाथ भारती, वो बहका था, तो वो जो भागा तो फिर आज तक पलट के उत्तर प्रदेश नहीं आया। ये वो टिकट ब्लैक करने वाला, वो उसके खिलाफ बहका तो भागा, तो फिर वो पलट के आता है। अब आता है कभी कभार, लेकिन बड़े शालीनता से आता है, बिल्कुल कोई बहकता नहीं है। मतलब कम से कम आधा दर्जन दिल्ली के जो मंत्री आए थे, उनको समझ में आ गया था कि हम कैसी जगह। सत्येंद्र जैन का मनीष जी वो बुरा हाल हुआ था, ये भागा तो पलट के नहीं आया, फिर अब तो जेल में चला गया वो। तो जो आता फिर दोबारा आता नहीं है वहां पे, इसकी तो कोई औकात नहीं है। योगी बाबा इस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही है। और ये यही मनावे कि ध्यान ना दे, ध्यान दे देंगे तो कहीं यदि ध्यान दे दिए बाबा तो फिर क्या हाल होगा। इसीलिए इसके जैसा उन्मादी, भारत विरोधी, सनातन विरोधी आज कह रहा है हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं। तो इस समझ में आएगा। खैर राजीव जी कह रहे हैं कि मनीष जी मैंने कहा ना, जूते के आदि हैं। भारतीय सेना का जूता चला तो 47 से लेके अब तक मैंने दर्जन भर गिना दिया कि दर्जन भर सुअर बना दिया। तो जब जूते का डर सताता तो सुअर बन जाते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। खैर आपने जवाब दे दिया है राजीव जी के सवाल का करीब करीब। कह रहे हैं शोएब जमई की 25 + 25 + 25 75 बात खतरनाक है। आज लगता है जिन्ना ने अच्छा किया, पाकिस्तान अलग कर दिया, वरना ये पूरा देश पाकिस्तान बना देते। देखिए आपकी बात का बहुत बेहतरीन जवाब सतीश जी ने दिया, इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता था कि जब ये मिले हुए थे, कहा उन्होंने कि अब लखनऊ के हैं, लखनऊ में तो ये बारिश होती थी, कराची में तो लखनऊ में छाता ओढ़ लेते थे जिहादी, तो ये कायदे से यहाँ रह करके भी उन्हीं के थे। तब 48 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, एक और बनी जी हुआ, और अभी 99 में क्या हुआ। एक बनी जी नहीं मनीष जी इनकी बात का तो मैंने वही बात बता दी कि जो शंका थी उसको देकर दिया। एक और स्पष्टीकरण दे दूं, बहुत चलता है वो वही शोएब जमई की वीडियो में उसको टीपू सुल्तान को अपना बाप बना के उसके भी उसने बड़े गाने के रहमतुल्लाह है, फलाना है और महान योद्धा इन कम्युनिस्टों के लिखाए जो पढ़ाया गया
जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया, उसको लेके वो गाने गा रहा था। तो जरा शोएब जमी जाके एक बार इतिहास का पन्ना पलट लें, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में कम्युनिस्टों ने तो कुछ और पढ़ा दिया, लेकिन वो ऐतिहासिक दस्तावेज बताएंगे कि 17 साल मनीष जी उसने मैसूर पे शासन किया। दर्शक भी जरा इस बात को जाके कहीं भी उससे कंफर्म कर लेंगे। 17 साल शासन किया और 4 बार वो फ्रांसीसियों से लड़ा। उन 17 साल में 4 बार फ्रांसीसियों से लड़ा और चारों बार फ्रांसीसियों ने जूते मारते मारते उसको सूअर बना दिया, उसको वो भी सूअर बना। और पहली बार में ही जब वो उसको मारा गया तो आधा राज उसने दे दिया फ्रांसीसियों को, शायद 50 लाख रुपए देके उसने समझौता किया। दोबारा जब हारा तो जरा मनीष जी मेरे ख्याल से इतिहास में इससे शर्मनाक कोई उदाहरण नहीं होगा कि दोबारा जब हारा तो उसने अपने 2 लड़के गिरवी रख दिए, अपनी जान, अपना राजपाट बचा, जो अधूरा राजपाट बचा था उसमें उसने अपने 2 लौंडे गिरवी रख दिए। ये ले जाओ इनको, ये वो हैं कि अब हम कोई बवाल नहीं करेंगे, गारंटी के तौर पे उसने अपने लड़के फ्रांसीसियों को गिरवी रखा दिए थे। बड़ा बहादुर था, जिसके ये गाना गाते हैं शोएब जमाई से लेके और ओवैसी तक। जरा इतिहास का पन्ना पलटो कि पहली बार में ही आधा राज और 50 लाख रुपया देके जुर्माना चुका के बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी। दोबारा आपने मतलब मनीष जी आज ये तो सुना है इतिहास में कि अपने लड़कों को बचाने के लिए राजा ने अपनी जान दे दी, लेकिन इसने अपनी जान बचाने के लिए अपने 2 लड़के गिरवी रख दिए। ये बड़ा योद्धा था टीपू सुल्तान। और ये कांग्रेसी और ये कम्युनिस्ट ऐसा नाचते हैं उसके लिए, और ये शोएब जमाई ऐसे कि जैसे क्या महान योद्धा था। इनको शिवाजी के नाम पे आग लगती है, इनको महाराणा प्रताप के नाम पे आग लगती है, जो छोटी सी रियासत के थे, लेकिन उन्होंने अकबर और बाबर के पानी भर दिया था, नाक से पानी पिलाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा का इतिहास उठाकर पढ़िए मनीष जी। मैंने तो दिल्ली के म्यूजियम में राणा प्रताप की तलवार देखी है, मुझको नहीं लगता कि मैं अपने दोनों हाथों से उसको उठा पाऊंगा, कैसे वो चलती होगी तलवार। उस राणा प्रताप के नाम से इनको मिर्गी आती है। और वो टीपू सुल्तान जिसने पहले अपना आधा राज गिरवी रख दिया, उसके बाद अपना लौंडे गिरवी रख दिए, और वो बड़ा योद्धा था, वो बड़ा योद्धा था। तो ये क्या कहा जाए इनके लिए, ये इनके इन्हीं कर्मों का नतीजा है। जब ये हमसे अलग हुए तो भीख मांगने के कगार पे आगे हम 75 साल में दुनिया की ताकत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक हो रहा है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख मांगने घूम रहा, कोई भीख दे नहीं रहा। देखिए, एक तो भीख मांगने के औकात पे आ गए और उसमें कोई भीख दे नहीं रहा, भूखों मर रहा है सड़क पे। 1-1 किलो आटे के लिए डकैतों की तरह लड़ रहा है, लूटी जा रही है दुकानें, लूटी जा रही है लारियां। ये तुम्हारा सच है शोएब जमाई, और ये हमारा सच है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो बंगाली हैं, बांग्लादेश वाले, उनका क्या हाल है वो दुनिया देख ही रही है।